हेलो स्टूडेंट्स। तो ये हमारा मोशन का नेक्स्ट लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में हमने पोजीशन टाइम ग्राफ यानी कि एक्सटी ग्राफ पढ़ा था और मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से स्लोप कैलकुलेट करके हम एक्सटी ग्राफ का यूज करके वेलोसिटी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? अब मैं आगे आपको बताता हूं अलग ग्राफ, जो डिफरेंट टू ग्राफ्स और है हमारे पास। तो नेक्स्ट ग्राफ जो है हमारा, वो ग्राफ है हमारा वीटी ग्राफ। और वीटी ग्राफ को हम क्या बोलते हैं? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, तो मैं टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट आपको ये समझाता हूं। वीटी ग्राफ क्या है? हम इसमें वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ बना रहे हैं। ठीक है, तो मैं अलग अलग मोशंस के लिए ग्राफ बना के आपको दिखाता हूं। सो दिस इज टाइम एक्सिस एंड दिस इज वेलोसिटी एक्सिस। तो टाइम के साथ वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है, ये ग्राफ हमको ये बताएगा। तो अगर हमारा एक यूनिफॉर्म मोशन है, तो यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा? इन यूनिफॉर्म मोशन द ग्राफ इज गोइंग टू बी स्ट्रेट लाइन। दिस इज फॉर यूनिफॉर्म मोशन। स्ट्रेट लाइन क्या होगा? यूनिफॉर्म मोशन में द स्पीड इज कांस्टेंट, और स्पीड कांस्टेंट है तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है इसका मतलब स्पीड भी कांस्टेंट होगी, बिकॉज वेलोसिटी कंटेन्स इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ स्पीड एंड द डायरेक्शन। उस टाइम पे स्पीड की वैल्यू क्या है और उसकी डायरेक्शन क्या है, ये दोनों इंफॉर्मेशन वेलोसिटी में होती है। तो अभी फिलहाल वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब इस टाइम पे स्पीड की वैल्यू भी कांस्टेंट होगी। क्लियर? सो दिस इज अ ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। अगर मेरे पास नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो उसके लिए क्या ग्राफ होगा? उसके लिए ग्राफ आपके दो तरीके के हो सकते हैं फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आइदर देयर विल बी अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ और देयर कैन बी सम दिस टाइप ऑफ ग्राफ, जो कि स्ट्रेट लाइन के अलावा बाकी कुछ भी हो सकता है। अब इस ग्राफ का क्या मतलब है? ये दोनों ही ग्राफ, बोथ ऑफ दीज ग्राफ belong to non-uniform motion. Both of these belong to non-uniform motion, क्योंकि continuously velocity की वैल्यू चेंज हो रही है। ठीक है, और न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेंज हो रही है, केवल डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेंज हो रही है। क्लियर? डायरेक्शन चेंज होती तो क्या होता? सिंपली ये ग्राफ ऊपर से नीचे आ जाता, नेगेटिव में चला जाता, डायरेक्शन चेंज हो जाती तो, है ना? पहले किसी स्पीड से एक ऑब्जेक्ट इधर जा रहा था v स्पीड से, अब वो थोड़ी देर बाद v स्पीड से इधर आने लग गया, यानी कि नेगेटिव डायरेक्शन में आ रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। तो इसकी वैल्यू सिंपली ऑपोजिट हो जाती, नीचे हो जाती। लेकिन ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्यों है? क्योंकि इसकी स्पीड की वैल्यू भी चेंज हो रही है कॉन्टिन्यूसली। यहाँ पे स्पीड कम है, यहाँ पे स्पीड ज्यादा है। तो दोनों जब ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के ग्राफ, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ है, तो ये दोनों में फर्क क्या है? फर्क मैं बताता हूं आपको। जो आपका पहला ग्राफ है और इस ग्राफ में हमने क्या किया है? इस ग्राफ में हमने स्ट्रेट लाइन बनाई है वीटी ग्राफ में। तो इस ग्राफ का अगर मैं स्लोप लूं तो ये स्लोप मुझे क्या देगा बेटा? वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। सॉरी, दिस स्लोप विल गिव मी चेंज इन y डिवाइड बाई चेंज इन x। हमने कल देखा था व्हाट इज स्लोप? स्लोप इज सिंपली चेंज इन y डिवाइड बाई चेंज इन x। तो चेंज इन y बाई चेंज इन x में देखूं तो यहां पे क्या हो जाएगा? डेल्टा v ओवर डेल्टा t, एंड दिस डेल्टा v ओवर डेल्टा t विल गिव मी द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। यानी कि टाइम के साथ वेलोसिटी कितना चेंज हो रही है उसकी वैल्यू मुझे एक्सेलरेशन देता है। ठीक है, कल एक बच्चे का कमेंट आया था कि एक्सेलरेशन समझ नहीं आ रहा है, तो मैं आपको बताता हूं। सपोज करो एट टाइम t इज इक्वल टू 0 आपका पार्टिकल रेस्ट पे था, u इज इक्वल टू 0। एट टाइम t इज इक्वल टू t1 आपके पार्टिकल के पास एक वेलोसिटी आ गई v इज इक्वल टू v1। ठीक है, एट टाइम t इज इक्वल टू t2
पार्टिकल के पास वेलोसिटी है v इज इक्वल टू v2। अब मैं पूछूं कि यहाँ पे जो वेलोसिटी चेंज हुई है v1 से v2 इस टाइम इंटरवल में, तो इस टाइम इंटरवल में इसके पास एक्सेलरेशन कितना रहा होगा, एवरेज एक्सेलरेशन, किसकी वेलोसिटी v1 से v2 चेंज हो गई। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन इज बेसिकली चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। ठीक है, तो ये वेलोसिटी मान के चलो इनको सबको आप। सो इट विल बी सिंपली v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। t2 माइनस t1 क्यों, यहां पे कितना इस केवल जर्नी में कितना टाइम लगा है वो हमें निकालना है। टोटल जर्नी का नहीं निकालना है, केवल इस जर्नी का निकालना है, बीच वाली का। तो बेसिकली एक्सेलरेशन गिव्स मी द वैल्यू ऑफ द रेशियो ऑफ चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, यानी कि कितने कम टाइम में या फिर कितने टाइम में मेरी वेलोसिटी कितनी चेंज हो गई। इसका जो मेरे को स्केल मिलता है वो एक्सेलरेशन से मिलता है। दिस इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी। तो बेसिकली जो स्लोप होता है वीटी ग्राफ का, ये क्या देता है मुझे, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। अब अगर स्लोप कांस्टेंट है, यानी कि अगर स्ट्रेट लाइन है तो स्लोप कांस्टेंट होगा ना। स्लोप तो एकदम हिंदी में बोलूं मैं तो ढलान जो बोलते हैं हम, उसको हम स्लोप बोलते हैं। कितना ढाल है ना, कोई भी चीज कितनी टिल्टेड है उसको हम बोलते हैं स्लोप। तो अगर थ्रू आउट स्ट्रेट लाइन यानी कि स्लोप कांस्टेंट है, यानी कि इफ स्लोप इज कांस्टेंट तो आपका एक्सेलरेशन भी क्या है, कांस्टेंट। और ये स्लोप किसकी बात हो रही है, सारी की सारी बात वीटी ग्राफ की हो रही है। क्लियर। और अगर स्लोप वेरी कर रहा है, यहां पे स्लोप बिल्कुल नहीं है, स्ट्रेट लाइन सा है, यहां पे थोड़ा स्लोप है, फिर यहां पे थोड़ा स्ट्रेट लाइन हो गया, यहां पे फिर स्लोप आ गया। ठीक है, तो स्लोप इसका कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा है। तो अगर स्लोप आपका क्या है, वेरिएबल है वीटी ग्राफ में, यानी कि एक्सेलरेशन भी आपका वेरिएबल है, तो ये केस अभी आपने नहीं पढ़ना है, हमको केवल यहां तक पढ़ना है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला केस। ठीक है, जहां पे हमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट दिया जाता है, यानी कि एक कांस्टेंट रेट से हमारी वेलोसिटी की वैल्यू चेंज हो रही है। तो स्लोप से तो हमें पता चल गया क्या मिलता है वीटी ग्राफ से। अब वीटी ग्राफ से मुझे एक चीज और मिलती है, अगर मैं वीटी ग्राफ का एरिया कैलकुलेट करने की कोशिश करूं, यानी कि ये अगर मेरे पास ग्राफ है तो इस ग्राफ का अगर मैं एरिया अंडर द ग्राफ कैलकुलेट करने की कोशिश करूं तो ये मुझे क्या देगा, एरिया अंडर वीटी ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू देता है, ये मुझे वैल्यू देता है बेटा डिस्प्लेसमेंट की। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू। तो बेसिकली थ्रू आउट अगर मैं स्लोप कैलकुलेट करूंगा और थ्रू आउट अगर मैं देखूंगा तो ये है क्या बेसिकली कि एक पर्टिकुलर इंटरवल में वेलोसिटी इनटू टाइम क्या है ना। इस पर्टिकुलर टाइम पे वेलोसिटी की वैल्यू मान लो v1 है, तो इससे अगर मैं इस छोटे से टाइम डेल्टा t का मल्टीप्लाई करूं तो ये मुझे इस टाइम में होने वाले डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू देगा, v1 इंटू डेल्टा t। ठीक है, तो अगर मैं पूरे ऐसे एरिया को ऐड कर दूं तो ये मुझे क्या देगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट जो इस पूरी जर्नी में हुआ है। तो वीटी ग्राफ मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वीटी ग्राफ से मुझे दो चीजें मिलती हैं। वीटी ग्राफ का स्लोप गिव्स मी द वैल्यू ऑफ व्हाट, एक्सेलरेशन, एंड वीटी ग्राफ का एरिया, एरिया अंडर द ग्राफ लिख देता हूं मैं, एरिया अंडर ग्राफ, या इसको हम कर्व भी बोलते हैं। ठीक है, गिव्स मी द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट। आ गई बात समझ में आपको, क्लियर है।
तो ये क्या हुआ बेटा, ये आपको वीटी ग्राफ का यूज पता चला कि हम वीटी ग्राफ को किन किन चीजों के लिए यूज कर सकते हैं। सही है। वीटी ग्राफ के बाद हमारे पास लास्ट ग्राफ जो बचता है वो बचता है एटी ग्राफ। ठीक है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ जो है ये आपका यूज होता है केवल और केवल चेंज इन वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए। इफ दिस इज एक्सेलरेशन एंड दिस इज टाइम, तो हमें केवल कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाली चीजें पढ़नी है। सो दिस इज, सपोज करो होल जर्नी, तो यहां से लेके यहां तक की वैल्यू क्या है, मुझे टोटल टाइम की वैल्यू देगी। दिस इज 0, दिस इज सपोज करो कैपिटल टी। ठीक है, so it will give me the value of total time and this is constant acceleration and I know that acceleration is equals to change in velocity upon change in time। तो total change in time क्या आया है, कैपिटल T के बराबर आया है। तो यहां से अगर मैं एरिया निकालूंगा तो एरिया क्या होगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू। दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ टोटल टाइम। तो टोटल एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, और वो क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ। It will simply acceleration की value multiplied by time, it will give me the change in velocity. So AT graph is simply used to calculate the change in velocity of a particle. Clear है? ठीक है, तो ये हमारे तीनों ग्राफ थे। इन तीनों ग्राफ को एक बार मैं आपको समराइज कर देता हूं। ठीक, कौन कौन से तीन ग्राफ है हमारे पास। फर्स्ट वन इज XT, सेकेंड वन इज VT एंड थर्ड वन इज AT। क्लियर। XT ग्राफ में अगर स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, इसका मतलब उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, इट मीन्स आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट पे। अगर स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है आपका इस तरीके से, इसका मतलब ये एक यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। ठीक है, क्योंकि इसका स्लोप कैलकुलेटेड बाय डेल्टा V over डेल्टा T, इट विल गिव मी द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू देगा ये मुझे, वेलोसिटी की वैल्यू। क्लियर। एवरेज वेलोसिटी है, लेकिन क्योंकि ये जो मोशन है, दिस मोशन इज यूनिफॉर्म मोशन, तो एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू एक पर्टिकुलर टाइम पे जो वेलोसिटी है उसके बराबर ही होगी। जैसे क्लास में सारे बच्चों के मार्क्स सेम आए, सबके 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स आए, तो एवरेज मार्क्स भी क्या आएंगे, 50। ठीक है, नॉर्मल सी बात है। VT ग्राफ, इफ द VT ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, इट इज यूनिफॉर्म मोशन। If VT graph is like this, then this is the graph of non-uniform motion and of uniform acceleration. क्लियर, यही हमको पढ़ना है, इसके अलावा हमें पढ़ना नहीं है अभी। तो इस ग्राफ का स्लोप मुझे क्या देता है, स्लोप गिव्स मी द वैल्यू ऑफ डेल्टा y ओवर डेल्टा x, या फिर मैं बोल सकता हूँ डेल्टा, दिस इज नॉट डेल्टा v, सॉरी मैं गलती से लिख के यहाँ पे, दिस इज डेल्टा x, चेंज इन पोजिशन ओवर चेंज इन टाइम। दिस विल बी डेल्टा v ओवर डेल्टा t एंड इट विल गिव मी द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। क्लियर। और इससे हमें एक चीज और मिलती है, एरिया ऑफ द ग्राफ विच इज डेल्टा y इंटू डेल्टा t, सॉरी डेल्टा x, या फिर मैं बोल सकता हूं डेल्टा v इंटू डेल्टा t विल गिव मी द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन दैट रीजन। तो अगर मैं पूरे ग्राफ का डेल्टा y और डेल्टा t ले लूंगा तो मुझे पूरे का डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, छोटे से सेक्शंस का लूंगा तो केवल उस टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ ये मिल जाएगा। क्लियर। ये तो केवल आपकी लिमिट्स पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ से
कहाँ तक का ग्राफ कंसीडर कर रहे हो। नाउ इन AT ग्राफ वी हैव टू स्टडी ओनली एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ विच इज पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, और इस ग्राफ से हमें केवल और केवल एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, इट मीन्स दिस इज अ ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड ऑब्जेक्ट या बॉडी, ठीक है ना। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो इसका जो एरिया होता है दैट एरिया गिव्स मी द वैल्यू ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। ये 3 ग्राफ हैं जो आपने पढ़ने हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में, ठीक है। अब इन ग्राफ पे बेस्ड आपके लेवल के छोटे छोटे से क्वेश्चन में आपको बताता हूं, ठीक है। तो सपोज करो आपको एक XT ग्राफ दिया हुआ है, इस तरीके से यहाँ पे एक आपका XT ग्राफ बनाया मैंने, XT। तो सपोज करो ये वाला पार्टिकल V1 वेलोसिटी से चल रहा है, ये वाला V2 वेलोसिटी से चल रहा है, ये वाला V3 वेलोसिटी से चल रहा है। अब वो आपसे पूछे कि इनमें से कौन सी वेलोसिटी कम होगी, कौन सी वेलोसिटी ज्यादा होगी। तो स्लोप तो आपको पता है, हम देख सकते हैं इजीली। XT ग्राफ का जो स्लोप होता है ये मुझे क्या देता है, वेलोसिटी की वैल्यू देता है। अब वेलोसिटी इनमें से किसकी ज्यादा होगी, जिसका स्लोप ज्यादा होगा। तो ऑब्वियसली वेलोसिटी की केवल वैल्यू की बात करूं, मैग्नीट्यूड की बात करूं, तो जब हम केवल मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो या तो हम किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इस तरीके से शो करते हैं, या फिर सिंपली हम केवल वेक्टर का सिंबल लिख देते हैं बिना एरो के। तो अगर केवल मैग्नीट्यूड की मैं बात करूं देन V3 विल बी ग्रेटर देन V2 विल बी ग्रेटर देन V1, यानी कि V3 की वैल्यू V1 से ज्यादा होगी और V2 से भी ज्यादा होगी। V2 की V1 से ज्यादा है क्यों, क्योंकि V2 का स्लोप V1 से ज्यादा है। जब भी आपको किसी का स्लोप देखना है ना तो आप सिंपली क्या करो, एक्स एक्सिस के साथ उसका एंगल देख लो, तो जिसका एंगल ज्यादा होगा उसका स्लोप ज्यादा होगा। क्लियर। अब इसमें स्लोप भी 2 तरीके के होते हैं। एक तो ये स्लोप हो गया जिसमें ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव स्लोप, और दूसरा एक स्लोप होता है जिसको हम बोलते हैं नेगेटिव स्लोप, और वो किस टाइप का होता है, वो होता है इस तरीके से नीचे की तरफ, ठीक है। इस तरीके से नीचे की तरफ कोई चीज आ रही है तो ये क्या हो जाएगा, आपका नेगेटिव स्लोप हो जाएगा। आगे बात समझ में। तो इसका मतलब क्या है, बेसिकली ये XT ग्राफ है और स्लोप अगर 0 की तरफ जा रहा है, यानी कि टाइम के साथ जो मेरा ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन 0 की तरफ जा रही है, यानी कि ओरिजिन की तरफ जा रही है। भाई टाइम बढ़ रहा है लेकिन पोजीशन तो घट रही है। इसका मतलब कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि अपनी इनिशियल पोजीशन पे वापस आ रहा है इस तरफ, तो इसकी वेलोसिटी हम क्या कंसीडर करते हैं यहाँ पे, नेगेटिव, क्योंकि ये वापस से अपनी इनिशियल पोजीशन की तरफ आ रहा है। और अगर ये ग्राफ यहाँ से आगे चला जाए और नेगेटिव में चला जाए, इसका मतलब इनिशियल पोजीशन पे आने के बाद वो पार्टिकल नेगेटिव डायरेक्शन में दूर जाने लगा, इसलिए उसकी जो पोजीशन थी वो नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ने लग गई। क्लियर। तो ये कुछ छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं जो आपके XT ग्राफ में पूछ सकते हैं, सही है। VT ग्राफ में क्या पूछ सकते हैं, एक्सेलरेशन की वैल्यू पूछ सकते हैं या डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पूछ सकते हैं। तो सिंपली आपको अगर VT ग्राफ दिया जाए और ऐसे 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 और तीनों सेम टाइम तक ही आगे गए हैं सपोज करो, ठीक है, तो ऑब्वियसली इसका स्लोप होगा A1 A2 A3। तो A1 विल बी, इसका मैग्नीट्यूड विल बी ग्रेटर देन A2 का मैग्नीट्यूड विल बी ग्रेटर देन A1 का मैग्नीट्यूड, यानी कि वैल्यू सब सेम डायरेक्शन में। तो मैं सिंपली A3 आएगा यहाँ पे, क्योंकि A3 का स्लोप सबसे कम है इसलिए इसकी एक्सेलरेशन की वैल्यू भी सबसे कम होगी, ठीक है। थोड़ा छोटा हो गया शायद,
दिख ना रहा हो आपको क्लियर, तो मैं एक और ग्राफ इसका बना देता हूँ फटाफट ताकि आपको क्लियर दिख जाए। क्लियर है? तो अभी मैंने जो वीटी ग्राफ बनाया वो ऐसे बनाया, एक यहाँ पे, ये सब ओरिजिन से ही है, गलती से बन गया ऊपर, और एक ग्राफ इधर जा रहा है, एक ग्राफ इधर जा रहा है, ये स्ट्रेट लाइन है और ये सेम टाइम तक ही जा रहे हैं आगे, टाइम सेम है। तो अगर ये A3 है, ये A2 है और ये A1 है, देन A1 इज ग्रेटर देन A2 इज ग्रेटर देन A3। सिंपल सी बात है, क्योंकि स्लोप देता है मुझे, वीटी ग्राफ का स्लोप मुझे देता है क्या, एक्सेलरेशन की वैल्यू, और स्लोप सबसे ज्यादा A1 के केस में। जो चीज जितनी ज्यादा हमें स्टैंडिंग दिखेगी, खड़ी हुई दिखेगी, उतना ही स्लोप उसका ज्यादा होगा। ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है, इसमें कोई मैथमेटिक्स भी नहीं है। ठीक है, अब वो पूछे इनमें से डिस्प्लेसमेंट किसका ज्यादा हुआ है, तो सिंपली आप एरिया कैलकुलेट कर लो। ये एरिया A2 वाला कितना डिस्प्लेस करेगा, ये पूरा एरिया करेगा डिस्प्लेस वो। ठीक है, A3 वाला कितना डिस्प्लेस करेगा, सॉरी A1 वाला कितना डिस्प्लेस करेगा, A1 वाला ये पूरा नीचे तक डिस्प्लेस करेगा। तो ऑब्वियसली मुझे क्या दिख रहा है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ S1 इज ग्रेटर देन S2 इज ग्रेटर देन S3, क्योंकि एरिया सबसे ज्यादा ऊपर वाले ग्राफ का आ रहा है। क्लियर? तो ये सिंपल से एक इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन है, बाकी इसके जो प्रॉपर क्वेश्चन हम करेंगे वो आपकी एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस में सॉल्व करूंगा बाद में। ठीक है, तो ये जो है ये कुछ छोटे छोटे से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है जो पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में एक एक नंबर में। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि किस तरीके से हम ग्राफ को देख के डिफरेंट क्वांटिटीज के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने ग्राफ पूरा कंप्लीट कर दिया आपका इस लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में आई विल डू द डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन, जो मैंने आपको बहुत पहले ही इंट्रोड्यूस करवा दी थी। और वो इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या थी, v is equals to u plus at, s is equals to ut plus half at square, and v square minus u square is equals to 2as। ठीक है, ये सारी की सारी वेक्टर क्वांटिटीज हैं। आई एम नॉट पुटिंग एरो बिकॉज बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग होता है सब में एरोस पुट करना। दिस फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, यू हैव टू लर्न देम एज इट इज इन द सेम ऑर्डर। और जब भी आप कोई क्वेश्चन करेंगे उसमें आप लिखेंगे दैट वी आर अप्लाइंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो वो अंडरस्टूड हो जाएगा कि आप ये वाली इक्वेशन लगा रहे हैं। क्लियर? तो ये इक्वेशन हमें हेल्प करती हैं क्वांटिटेटिवली फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में एक रिलेशन बताने में और अननोन क्वांटिटीज की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, तो इन और उस डेरिवेशन के बाद फिर उससे जो अगला नेक्स्ट लेक्चर होगा, आगे के हम 2-3 लेक्चर कंट्रीब्यूट करेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस करने में, ताकि आपको एग्जैक्टली फील आ सके इस चैप्टर की, और फिर हम उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे। टिल देन पढ़ाई करें, इस लेक्चर को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बाकी स्टूडेंट्स के को भी शेयर करो जिनके पास अभी रीच नहीं है पढ़ाई की, लॉकडाउन में वो भी पढ़ाई कर सकें। लेक्चर बाय लेक्चर देखते रहिए। बस हैव अ नाइस डे एंड पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।